नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे हमारे YouTube चैनल पर रीट पात्रता परीक्षा 2024 जो अभी फरवरी में आयोजित होने वाली है। उसमें जो हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, तो समस्त हिंदी व्याकरण के जो भी टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक हमारे YouTube चैनल पर आपको व्यवस्थित रूप से पढ़ाए जाएंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वर्ण विचार, जिसको हम अभी शुरू कर रहे हैं। वर्ण विचार, चूंकि जब हम भाषा की बात करते हैं तो राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो न केवल रीट, बाकी समस्त परीक्षाओं में इससे स्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और अमूमन विद्यार्थियों को ये लगता है कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, सामान्य टॉपिक है, लेकिन इसमें से आने वाले प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो उन विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको किस तरीके से याद करना है, वो इसी पढ़ाने के समय ही बता दिया जाएगा, ताकि आपका जो इस टॉपिक में से जो प्रश्न आता है वो आसानी से आपका सही हो सके। तो देखिए, वर्ण विचार जो है हिंदी भाषा के अंदर भाषा की सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई। छोटी इकाई का मतलब जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके, खंड नहीं किए जा सके, जिसको हम ध्वनि भी कह सकते हैं। ध्वनि का मतलब ये जो हमारा मानव मुख है, इस मानव मुख के अंदर एक पूरा वाग यंत्र है जहां से ध्वनि निसृत होती है। क्योंकि हमारे मुंह से बहुत सारी ध्वनियां निकलती हैं, लेकिन सारी ध्वनियां वर्ण की श्रेणी में नहीं आती, ये जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसकी संख्या को लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग अपने मत के अनुसार संख्याएं बताई हैं, लेकिन हमारी जो मानक भाषा हिंदी है उसकी जो संख्या है वो 52 निर्धारित है। 52 का मतलब इस मुख विवर में से आप जानते हैं कि एक आहार नली होती है और एक श्वास नली होती है, और ये है फेफड़े। तो फेफड़ों से निसृत जो प्राण वायु है वो इस मुख विवर में से उच्चरित होती है। वो ध्वनियां सारी वर्ण की श्रेणी में आती है। सार्थक ध्वनियां, जो सार्थक नहीं होगी वो वर्ण की श्रेणी में नहीं आएगी। तो आज हम पढ़ते हैं वर्ण विचार के अंदर सबसे पहले स्वर। स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और यहां पर आप देख रहे हैं चूंकि एक आ लिखा हुआ है जिसके ऊपर चंद्र बिंदी है। क्योंकि ये जो री शब्द है, री जो वर्ण है, सॉरी, इसका प्रयोग अब हिंदी भाषा में लगभग न के बराबर हो रहा है, और उसकी जगह पर आ, जिसको हम जैसे ऑफिस लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, वहां पर ये जो वर्ण है यूज होता है, उपयोग में आता है। तो ये ग्रहित स्वर है। चूंकि हमारे देश में बहुत सारी विदेशी जातियों ने शासन किया, तो उनके शब्द जो है हूबहू हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे और उनको मान्यता भी मिली हुई है। तो इस आधार पर वर्णों की संख्या में भी परिवर्तन आ गया था। तो 11 स्वर हो गए इस आ को लेते हुए भी। और व्यंजन, ये क वर्ग, ये च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और य ल व, और ये स स स ह, ये जो है इनका क्रम बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये जो स जिसको अपन संकर शब्द में प्रयोग लाते हैं, ये षटकोण वाला जिसको बोलते हैं, सड़क वाला स है, इसी क्रम में लिखा जाएगा। क्योंकि अपन जब वर्णमाला लिखते हैं तो वर्णमाला का मतलब यही होता है कि वर्णों का सही संयोजन लिखना। ये 33 यहां पर आपके वर्ण हो जाएंगे। तो यही संख्या आपके जो 11 प्लस 33 जो होती है 44, यही आपके मूल वर्ण कहलाते हैं। फिर ये संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण, जिसके अंदर आपके क्ष, ये क और स के मेल से बना हुआ है, त्र, ये त और र के मेल से बना हुआ है, ये
ज्ञ, ये ज और न के मेल से बना हुआ है, और इसको मिश्रित वर्ण भी कहते हैं। संयुक्त वर्ण का मतलब होता है दो वर्णों की ध्वनियां इसमें जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए ये संयुक्त कहलाता है। मिश्रित वर्ण स और र के मेल से बना हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के आपके 4 हो गए यहाँ पर। अब है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब ड़ और ढ। ये ड़ और ढ जो है, इस ड और इस ढ से भिन्न है। ये ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण है, और ये जो इसके नीचे जो नुक्ता लगा हुआ है, इसका प्रयोग दूसरे शब्दों में होता है, जैसे अपन जो लिखते हैं सड़क लिखते हैं। तो यहां पर ये नीचे नुक्ता लगा हुआ, ये उत्क्षिप्त व्यंजन इसमें प्रयोग में आता है। अब उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? उत्क्षिप्त का मतलब पढ़ेंगे अपन, जैसे व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे उस समय अलग से अपन इसकी बात करेंगे। फिर है अयोगवाह। अयोगवाह ये अनुस्वार और ये विसर्ग। अयोगवाह का मतलब वे ध्वनियां जो न तो स्वरों में गिनी जाती हैं और न ही व्यंजन में गिनी जाती हैं। ये आपके हो गई 2। तो कुल मिलाकर के आपके जब हम इन सब की टोटल करते हैं तो आपके 52 वर्ण आते हैं। तो ये जो आपके बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हिंदी भाषा के अंदर कुल वर्ण जो होते हैं वो 52 वर्ण होते हैं। अब इसकी जानकारी जो है वो प्रत्येक प्रतियोगी को ही नहीं, हर पढ़े लिखे व्यक्ति को भी होनी चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा के अंदर 52 वर्ण है, और इन 52 वर्ण के अलावा कोई दूसरी ध्वनि मानव मुख से उच्चरित नहीं होती। उच्चरित हो भी जाती है तो वो वर्ण की श्रेणी में नहीं आती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के वर्गीकरण में सर्वप्रथम अपन जो स्वर पर जो प्रश्न आते हैं, स्तरीय प्रश्न आते हैं, इनके भेद को लेकर के स्वर पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उसके लिए आपके लिए विशेष रूप से हमने एक चित्र बना करके उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। और इसको सीखने का सबसे सरल और आसान तरीका यही है कि जैसे जैसे मैंने ये चित्र बनाए हैं वैसे वैसे आपको इसमें लिखते जाना है और याद करते जाना है। तो स्वरों की संख्या पूरी 11 है, पहले आपको बता चुके हैं, बार बार इसी पर अपन बात नहीं करेंगे। तो पहला जो भेद आता है स्वर के अंदर वह है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में प्राण वायु कम निकलती है, समय कम लगता है, तो वो ह्रस्व स्वर है, और वो है 4 है, अ ई उ और री। दीर्घ स्वर के अंदर उच्चारण के समय में प्राण वायु जो है वो ज्यादा निकलती है, समय ज्यादा लगता है, तो वो हो गए आपके 7। तो कुल मिलाकर के आपके जो वर्ण थे वो वापस आप यहाँ टोटल करते रहे, तो 11 स्वर जो है वो यहाँ पर आपके दीर्घ और ह्रस्व में आ गए। एक और श्रेणी आती है प्लुत स्वर भी बोलते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। दूसरा है व्रतामुखी। ये है होठ की आकृति के आधार पर। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ है वो उनकी आकृति व्रत के समान, व्रत के समान का मतलब गोल हो जाती है। उस आधार पर इन स्वरों का वर्गीकरण किया गया। वो कौन कौन से हैं? व्रतामुखी उ, ओ और आ। ये आ जो वो है, वो जो ऑफिस और डॉक्टर उसमें जो अपन प्रयोग में लाते हैं, जो ग्रहित है, आ नहीं है ये, और ऑफिस जिसको बोलते हैं अपन उसमें है। तो ये व्रतामुखी है या नहीं है, ये ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा। आप पढ़ने के समय आपको मुख से उच्चरित करना है कि क्या मुख की होठों की आकृति वास्तव में गोल होती है क्या। तो आप बोल के देखेंगे तो उ ओ आ, ये व्रतामुखी है। अव्रतामुखी जिनकी होठों की आकृति अपेक्षाकृत गोल नहीं होती है, वो है अ आ ई ए ये हो गए आपके वापस 6। ये वापस आपके 11 हो गए। तो ये इनका एक भेद हो गया, व्रतामुखी और अव्रतामुखी ओष्ठ आकृति के आधार पर। अब जीवा की स्थिति के आधार पर देखिए, अपन खाली अग्र स्वर और इनकी परिभाषाएं लिखते जाएंगे तो आपको परिभाषाएं तो याद रह जाएगी, लेकिन जो परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान परिभाषाओं पर चला जाएगा और मुख्य जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वहां से आपका ध्यान हट जाएगा। तो अब जीवा की स्थिति के आधार पर मतलब उच्चारण करते समय आपकी जो जीवा का भाग है वो आगे वाला भाग जो होता है वो
प्रयत्न करता है। तो अग्र स्वर। अब अपन ने क्या किया, एक ऐसा एक अपन ने चित्र बना लिया है। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले जैसे अपन ने अ लिख दिया, तो अ इस चित्र के मध्य में लिखा, तो ये मध्य स्वर हो गया। फिर अ और आ लिखा, ये पस स्वर हो गया। और ये ई, ये अग्र स्वर, ए आई, ये अग्र स्वर। और जो पीछे लिखे हुए हैं उ, ओ, औ और आ, ये हो गए आपके पस स्वर। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि मध्य स्वर केवल एक है और वो है आ। ई, ए आई, ये अग्र स्वर है। और उ, ओ, औ, ये है जो आपके पस्त स्वर हैं। यहां पर वापस आपके लिख दिए हैं, ये 4 अग्र स्वर है, एक मध्य स्वर है और 6 जो है आपके पस्त स्वर हैं। आपको इसको देखते हुए वापस स्वयं अपने हाथ से बनाना है और इसी तरीके से पढ़ना है। अब अगला जो है वो है वर्गीकरण, है वो समृत। समृत का मतलब ये भी मुख की स्थिति के अनुसार है। वापस यही आप इसी तरह से लिखते रहे, अ, ई और ई, ये समृत है। और उ जो पस स्वर है, ये भी समृत है। ए, ये अर्ध समृत है। अर्ध समृत का मतलब मुख इसमें अपेक्षाकृत कम खुलता है। और ओ, ये अर्ध समृत है। अब आती है विवृत की बात। तो इसमें जिस प्रकार से एक ही स्वर था, अ जो अग्र स्वर था, यहां पर आ जो है वो विवृत स्वर है। विवृत का मतलब जिसमें मुख अपेक्षाकृत ज्यादा खुलता है, सबसे ज्यादा। आ, जैसे हम बोल के देखेंगे आ, तो आ मुख ज्यादा खुला, तो एक ही ध्वनि है, वर्ण है, स्वर जो है वो विवृत है। अब इसके अलावा जो अर्ध विवृत है वो हो गया आपके ए, ऐ, ओ और आ, ये आपके अर्ध विवृत हो गए। तो समृत हो गए आपके कुल 4, अर्ध समृत हो गए 2, विवृत 1, अर्ध विवृत 4, और कुल मिलाकर के वापस आपके ये हो गए 11। तो ये चौथा वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया। अगला वर्गीकरण देखते हैं। अब देखिए, अगला वर्गीकरण है मुख विवर के अंदर ये जो स्वर है वो कहां से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाने का मतलब है कि ये जो मुख है, इस मुख के अंदर निकलने वाली जो प्राण वायु है, जहां पर मुख के अंदर टकराएगी, और टकराएगा मतलब ध्वनि कब निकलेगी, जब ध्वनि के अंदर रुकावट आएगी, बाधा आएगी, तभी जाकर के ध्वनि निकलेगी। तो जिस जगह पर ध्वनि रुक करके उच्चरित होगी, वो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो यहां पर अपन पढ़ते हैं, ये जो ई और ई जो है ये तालव्य है, ये तालु से बोले जाते हैं, तालु से। ई, आप बोल के देखिए। और ए, आई, ये तालु कंठी है। तालु और कंठ दोनों के प्रयत्न से बोले जाते हैं, तो ये तालु कंठी हो गए। उ और उ, ये ओष्ठीय। ओ और औ, ये ओष्ठी कंठी, या आप कंठ्योष्ठी भी कह सकते हैं। और ये आ, ये अ और आ, ये है कोमल तालव्य। तो स्वरों से संबंधित जो आपका वर्गीकरण है वो पूरा हो चुका है। तो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके प्रश्न इससे बाहर नहीं जाते हैं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें आप देख सकते हैं कि ये अगर आपने इतना सा सीख लिया तो आपके जो प्रश्न जो है वो सही हो जाएंगे। अब इसको टेबल को याद करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये स्वर की एक सारणी बनाएंगे। अब स्वर सारणी में आपको अपने हाथ से सबसे पहले इस तरीके से एक टेबल बनानी, और उसमें सारे स्वर यहां लिख दीजिए आप, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इसको लिखने के बाद में आप यहां पर लिखिए ह्रस्व दीर्घ, अग्रपश्च, संवृत विवृत, व्रतामुखी, अव्रतामुखी, उच्चारण स्थान, और ये है घोष और अघोष एक वर्ड। घोष का मतलब होता है गर्जना या कंपन। जिन स्वरों के उच्चारण करने के समय में थोड़ा सा कंपन होता है, मुख के अंदर आवाज निकलती है, तो वो घोष हो गए। तो ये सारे स्वर जो यहां नोट करके लिख दिए गए, सभी स्वर घोष हैं। सभी स्वर घोष हैं। ये सभी स्वर घोष इसलिए याद रखना है क्योंकि अपन व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तब सारे व्यंजन घोष नहीं है, अघोष भी है उसके अंदर, तो वो अलग आएगा एक वर्गीकरण। तो इस टेबल को बनाने के बाद में इसमें आप अ क्या है,
ह्रस्व या दीर्घ है तो आपने ह्रस्व लिख दिया, अग्र या पश्च है या मध्य लिख दिया, समृत या विवृत है तो अर्ध विवृत लिख दिया, व्रतामुखी अव्रतामुखी है तो अव्रतामुखी लिख दिया, उच्चारण स्थान क्या है तो कोमल तालव्य लिख दिया, घोष अघोष है तो घोष लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि आगे जो अपन ने पढ़ा है, जो 5 वर्गीकरण इस तरीके का चित्र बना करके उन सारे 11 स्वर को आपको इसमें लिखना है और उसके बाद में ये टेबल बनानी है। अगर आप इस टेबल को पूरा बिना देखे भर सकते हैं तो इसका मतलब आपको सारे स्वर याद हो गए हैं। परीक्षा में आपका एक भी जो प्रश्न है वो गलत होने वाला नहीं है। स्वर से संबंधित किसी भी स्तर का प्रश्न पूछ ले तो भी आपका गलत होने वाला नहीं है। तो आपके स्वर का जो वर्गीकरण है वो यहां पर टॉपिक खत्म होता है। क्योंकि हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको बहुत ही संक्षिप्त में, ज्यादा परिभाषाओं में न लादते हुए, परीक्षा में जो उपयोगी जो प्रश्न है जिससे आपके प्रश्न हल हो जाए या सही हो जाए, जो कि विद्यार्थियों की बहुत बड़ी उलझन रहती है, उसको दूर करने के लिए आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि आप अगर इस मेथड से पढ़ेंगे तो आपके आराम से सारे सवाल सही हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो है व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं? स्वर तो अपन ने पढ़ लिए पहले। स्वर का मतलब उच्चारण के समय में फेफड़ों से निश्चित होने वाली जो प्राणवायु है वो बिना किसी अवरोध के मुख विवर से उच्चरित हो जाती हैं, वो स्वर है। और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो हो गए व्यंजन। अब कुल व्यंजन जो है वो 33 है। यहां पर आप जैसे अपन ने 11 स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, वैसे यहां पर अपन इन व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब देखिए, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग और प वर्ग। अब इससे पहला वर्गीकरण आता है घोष और अघोष का। घोष को अपन सघोष कह सकते हैं और घोष की परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी है। तो इसके अंदर जो पहला और जो दूसरा वर्ण है क, च, ट, त, प का, ये कुल 10 है। और इधर जो आपके स और स, ये तीनों स है, ये क्या है? अघोष है। बाकी सारे क्या है? बाकी सारे घोष हैं। बाकी जो बच गए वो सारे वर्ण क्या है? घोष है। तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे कि ये 10 और 3, 13 जो है वो अघोष वर्ण है और सारे स्वर घोष हैं। तो अघोष की संख्या कितनी हो गई? 13। ये व्यंजनों का पहला वर्गीकरण हो गया जो प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्यतः। अब दूसरा वर्गीकरण है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जो प्राण वायु है वो कम निकलती है वो अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में ज्यादा प्राण वायु निकलती है वो हो गए महाप्राण। जैसे आप बोल के भी दे सकते हैं, क, ख। क बोलने से प्राण वायु कम निकलती है और ख बोलने से ज्यादा निकलती है, क। तो इसका जो पहला वर्ण है क वर्ग का, ये पांचों जो वर्ग है उसमें पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है, और दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण है। ऊपर भी आपके लिखे हुए हैं, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। आप लिख के भी आराम से लिख सकते हो इस तरीके से। य, र, ल, व ये अल्प प्राण है, और स, स, ह ये क्या है? महाप्राण है। तो यहां तक समझ में आ गया आपका। ये दूसरा वर्गीकरण हो गया व्यंजन का, अल्प प्राण और महाप्राण का। अब तीसरा वर्गीकरण आता है अनुनासिक और निर्नुनासिक। क्योंकि ध्वनि जो निकलती है वो वाग यंत्र से निकलती है। अपना जो मुख है, अपना जो नाक है, इन मुख वाग यंत्र से ध्वनि उच्चारित होती है। तो अनुनासिक का मतलब जैसे शब्द से स्पष्ट है, जिसके अंदर नासिका से ध्वनि निकलती है। मुख के साथ साथ में नासिका से भी ध्वनि निकलेगी। तो अनुनासिक जो वर्ण है वो आपके जितने भी क, च, ट, त, प के जो पंचम वर्ण है वो है अनुनासिक। वो सारे क्या कहलाएंगे? अनुनासिक कहलाएंगे, और बाकी सारे हो जाएंगे नासिक।
तो ये दूसरा जो आपके वर्गीकरण है ये भी स्पष्ट हो गया है। इसको साफ कर देते हैं, आपके पिछले पेज में तो रह गया। आप आराम से इसके नोट्स बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने इसी तरीके से टेबल बना के आपने याद कर दिए तो आपको आसानी से स्थायी रूप से याद हो जाएगी। अगला वर्गीकरण देखते हैं। अब देखिए चौथा, और वो है मुख में स्पर्श करने के आधार पर स्पर्शी, स्पर्शी संघर्षी, अंतस्थ या अर्धस्वर, संघर्षी उष्म, प्रकंपित या लुंठित और पार्श्विक। देखिए इनकी अगर अपन एक एक परिभाषाएं पढ़ेंगे ना तो आप कम से कम आप 2 घंटे में अब आपका वर्ण विचार पूरा नहीं होगा। लेकिन आपको ये पढ़ाते पढ़ाते बीच में प्रकंपित किसे कहते हैं वो बता दिया जाएगा और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो क वर्ग जो है वो पूरा स्पर्शीय है, च वर्ग ये स्पर्शीय संघर्षी है, ट वर्ग ये भी स्पर्शीय है, त वर्ग ये भी स्पर्शीय है और प वर्ग ये भी स्पर्शीय है। अब प्रश्न जो आते हैं परीक्षा में ज्यादातर वो पूछा जाता है यहां से। महत्वपूर्ण चीज ये है य और व अंतस्थ या अर्धस्वर, क्योंकि ये य और व क्या है, ये स्वर की तरह बोले जाते हैं। तो ये हो गए आपके अंतस्थ और अर्धस्वर। एक ध्वनि है ल, वर्ण जो है ये है पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब आप जब ल बोलेंगे ना, आप ल बोल के देखिए ल, तो आपकी जीभ जो है ऊपर तालू में टच करती है और दोनों साइड से जो वायु है वो प्राणवायु निश्चित होती है, तब ये बोला जाता है। तो इसको बोल दिया पार्श्विक। और र, र का मतलब हो गया, र जो है वो प्रकंपित या लुंठित। र का जब हम उच्चारण करते हैं तो अंदर एक कंपन पैदा होता है और फिर ध्वनि निश्चित होती है। तो ये र जो ध्वनि है वो हो गई आपके प्रकंपित या लुंठित। अब ये चौथा वर्गीकरण भी आपके पूरा हो गया। अब अगला जो वर्गीकरण है वो है आपके उच्चारण स्थान। जिस प्रकार से अपन ने स्वरों का उच्चारण स्थान देखा था उसी प्रकार से व्यंजन का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस तरीके से आप एक मुख विवर बना लीजिए और मुख विवर बनाने के बाद में जिस स्थान से उच्चरित होते हैं ये वर्ण उस जगह पर आप इन वर्णों को लिख दीजिए। कई जगह पर क्या होता है, जो किताबें होती हैं या पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं या लिख देंगे मूर्धन्य और लिख दिया, तालव्य और फिर लिख दिया, दंत्य और लिख दिया, तो उसको आपको रटना पड़ेगा। और रटी हुई चीजें आपको कितनी की याद रहेगी, क्योंकि परीक्षा के अंदर बहुत बड़ा पाठ्यक्रम होता है, तो उसमें रटने मात्र से सिर्फ आपको कुछ दिनों के लिए याद हो सकता है, लेकिन स्थायी रूप से आपको याद नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है कि इस तरीके का आपका एक मुख्य विवर बना लिया आपने, ताकि आपको पता रहे। अब देखिए सबसे पहले ये उच्चारण कहने का मेरा मतलब है कि अपन ने जितने भी ये पढ़े ना अपने वर्गीकरण, उसमें प्रत्येक वर्गीकरण के अंदर आपको 33 वर्णों को याद रखते हुए जाना है, संख्या को मिलाते हुए जाना है। इसका मतलब आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं। अब इस मुख्य विवर के अंदर सबसे पहले हमने नीचे लिखा है ह। आप ह का उच्चारण करके देखिए। ह का मतलब यहां से ध्वनि निकलती है। ह बोल के देखेंगे तो यहां से ध्वनि निकलती है। अब ये हो गया। ह जो है इसका स्थान है आली जीवीय या काकल्य। सॉरी अपन एक और भूल गए थे यहां पर, ये प्रकम यरा लवा तो पढ़ लिया, लेकिन ये रह गया था स और ह, ये चीज। इसके नीचे लिखा हुआ है संघर्षी उष्म। संघर्षी उष्म का मतलब इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु को संघर्ष करना पड़ता है और उष्म का मतलब होता है गर्म। तो इनका उच्चारण करेंगे ना अपन तो प्राण वायु हल्की सी गर्म निकलती है, तो इसको बोलते हैं संघर्षी उष्म। वो है स और इनका क्रम भी आपको याद रखना है कि ये इसी क्रम में लिखे जाने चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्रम इधर उधर कर दिया तो अभी तो आपकी व्याकरण की शुरुआत है। अगर आपका ये बेस मजबूत हो गया तो आगे जितनी भी आप व्याकरण पढ़ेंगे आपको आसानी से याद होती जाएगी। आगे के जो भी टॉपिक पढ़ेंगे
पिछले वाला टॉपिक अगर आपका मजबूत है, आपको याद है, तो आसानी से आगे वाले टॉपिक भी याद हो जाएंगे। अब उच्चारण स्थान में आप देखो इस तरीके से मुख विवर बनाने के बाद में ये जो लिखा है आहाल्य या काकल्य, ये बोला था अपन ने, इस गले में देखते हैं ना यहाँ एक काकली होती है, तो वहां से ये उच्चरित होता है, तो ये काकल्य या आहाल्य जीव है। और ये होता है कोमल तालव्य, यहां से क ख ग ड, ये क वर्ग पूरा यहां से उच्चरित होता है। और स्वर में भी होता है कोमल तालव्य, आपने देखा होगा अ आ और आ, ये कोमल तालव्य है। तो आप दोनों को साथ में जोड़ करके भी बाद में लिख सकते हैं, लेकिन एक बार याद करने के लिए इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। ये ध्वनि हो गई आपके कोमल तालव्य। फिर आता है आपके ओष्ठ्य। ओष्ठ्य में आता है मूल रूप से तो प फ ब भ म और व, प फ ब भ म, इनको बोलते हैं ओष्ठ्य। ओष्ठ्य इसलिए कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जो प्राण वायु है वो होठों पे आकर के रुक जाती हैं और फिर उच्चरित होती हैं। जैसे आप बोल के देखिए प फ ब भ म, तो इसमें होठ पर प्राणवायु रुकने के बाद में आपकी ये ध्वनि उच्चरित हो रही है। और कुछ विद्वानों ने इस व को जो है इसको दंतोष्ठ्य ध्वनि में माना है कि दांत और ओष्ठ होठ दोनों के प्रयत्न से ये ध्वनि उच्चरित होती है। फिर आगे है आपके त थ द ध न ल और स, ये है दंत्य। त थ द ध न, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उच्चारण करते समय ध्यान दें कि आपकी जो जीवा है ना वो दांत पर स्पर्श कर रही है, तो दांत पर स्पर्श करने से जो ध्वनि उच्चरित होती है वह ध्वनि हो जाएगी आपकी दंत्य। इसका मतलब जिसके दांत नहीं होंगे उसके ये ध्वनि उच्चरित नहीं होगी। आगे है आपके सॉरी तालुवर्ष्य। इसमें य स च छ ज झ और न, इसका उच्चारण है तालुवर्ष्य। फिर है आपके स र ट ठ ड ड ढ और ण, ये है मूर्धन्य या मूर्धा। ये मुख विवर के अंदर जो मूर्धा है जगह, वहां से बोली जाती है। अब यहां पर अपन ने पढ़ने के बाद में दो और व्यंजन रह गए थे, उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसको अपन ये जिसके नीचे नुक्ता लगता है, ये भी मूर्धन्य ध्वनि है। अब हम इसको पूरे जो व्यंजन है उनको गिन सकते हैं। यहां पर जो लिखे हुए हैं टोटल व्यंजन, ये पूरे इन पूरे व्यंजन की संख्या है 33। आप आराम से गिन करके इसको देख सकते हैं। ये पूरे 33 व्यंजन यहां पर आपके आ गए। तो अपन ने अभी जो स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण एक चित्र बना करके व्यवस्थित रूप से जो परीक्षा में पूछे जाते प्रश्न उसके अनुसार आपको पूरा बता दिया। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद करने के लिए पहले तो इसको याद करने के लिए जैसे अपन ने स्वर की टेबल बनाई थी उसी प्रकार से एक व्यंजन की टेबल बनाएंगे, और उस टेबल के अंदर अभी जो अपन ने पूरा वर्गीकरण पढ़ा है उसके अनुसार आपको लिखते हुए जाना है। पहले तो इस तरीके से अभ्यास करना है और फिर लिखते जाना है। अगर आपने उस व्यंजन की टेबल को भर दिया तो आपको व्यंजन पूरे याद हो जाएंगे। और आप टेबल कैसे बनाएंगे, फिर वापस वही तरीका है कि आप इस तरीके से एक लाइन खींच के और यहां पर आप व्यंजन लिख देंगे। और पहला वर्गीकरण अपन ने क्या पढ़ा था, घोष और अघोष लिख देंगे। फिर अल्प प्राण और महाप्राण लिख देंगे। और यहां पर अनुनासिक
अनुनासिक और निनुनासिक लिख देंगे, और यहां पर स्पर्शीय, अंतस्थ, ये सारे लिख देंगे, और यहां पर आप उच्चारण स्थान लिख देंगे। ये सब लिख करके आप इस तरीके से वापस यहाँ पर क ख ग घ ड़ पूरा लिख करके आप इसको, अगर आप इस टेबल को जैसे हमने स्वर भरे थे वैसे, मैंने इसीलिए वो पेज नहीं बनाया, स्वर नहीं लिखे, व्यंजन नहीं लिखे, अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब अगर दोनों टेबलें आपकी तैयार हो जाती हैं स्वर और व्यंजन की, तो आपको स्वर और व्यंजन आपका जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। तो आप इसको याद करने के लिए आप इसी तरीके से एक बार इसकी टेबल बना करके आप पढ़ें, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और जितने भी आपके व्याकरण के टॉपिक हैं, अगला जो टॉपिक होगा अपना संधि का टॉपिक होगा, उस संधि के टॉपिक में भी हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि बिना नियमों का बोझ डाले हुए आपको आसानी से इस तरीके से पढ़ाया जाए कि शब्द को देखते ही आपको संधि याद हो जाए, संधि का नाम याद हो जाए, और संधि विच्छेद कैसे करते हैं वो याद हो जाए। तो आपको क्रमबद्ध रूप से पूरी व्याकरण यहाँ पर पढ़ाई जाएगी हमारे इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।